नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश की सियासत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव और उनके नतीजे आने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ठहराव आ रहा है, बल्कि अब उसमें हलचल और तेज होती जा रही है। बहुत सारे नए नए विवाद खड़े होते जा रहे हैं और अब जबकि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव जो कि अगले 1-2 दिनों में होने की मतलब जिसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी इस समय 2 दिन के विदेश दौरे पर है, वह वियतनाम गए हुए हैं और जैसे ही वो लौटेंगे शायद उसके बाद चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे, उनकी तारीखें बता दे। लेकिन उन तारीखों के आने से पहले ही महाराष्ट्र में एनडीए में दरार दिखने लगी है और न केवल महाराष्ट्र में बल्कि बिहार में भी जो है स्थिति खराब दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से ये मैसेज चला गया है कि नीतीश बाबू आप गलत जगह पर हैं, आप लौट आइए, आपको जहां होना चाहिए था आप वापस अपने उन साथियों के पास आ जाइए। और ये बात आज इसलिए उठी क्योंकि आज है जयप्रकाश नारायण की जयंती और समाजवादी पार्टी, जिनको समाजवाद का मतलब एक तरह से कहना चाहिए इंडिया में जिनके कारण समाजवाद सांसें ले रहा है, उन जेपी की जयंती पर जब अखिलेश यादव पहुंचे उनको माला चढ़ाने उनकी मूर्ति पर, तो उनको किस तरह रोकने की कोशिश हुई। ये सब आप जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, बहुत बवाल मचा आज यूपी में। और ये यूपी में जो बवाल मचा उसकी गूंज सुनाई पड़ी बिहार तक, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार भी तो इन्हीं जेपी के अनुयायी हैं, उनकी भी तो विचारधारा इसी समाजवाद से जुड़ी हुई है, फिर वो कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं जो लोग एक समाजवादी नेता की मूर्ति पर माला चढ़ाने से मुझे रोक रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान आज अखिलेश यादव का आया और इसके बाद से ये कयास लगने लगे कि क्या नीतीश कुमार अब एक के बाद एक मुद्दे जैसे उठते जा रहे हैं जिनसे उनको समझ में आ रहा है कि बीजेपी और उनकी विचारधारा में बहुत वो दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो नीतीश कुमार का मन क्या ऐसे में वहां पर लग पाएगा, ये एक बड़ा सवाल अब उठने लगा है। और इसके अलावा भी बिहार से ही जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री एक और हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने अभी जो 1-2 दिनों में बयान दिए उससे भी समझ में आ रहा है कि बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और उधर महाराष्ट्र में भी अजित पवार अलग ही अब नजर आ रहे हैं। अभी वो कैबिनेट की मीटिंग थी कल, विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले की ये माना जा रहा है आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें भी अजित पवार नहीं रुके, वो आए, रतन टाटा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और वो वापस लौट गए। तो ये सारी चीजें जो बता रही हैं, इससे समझ में आ रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए में दरार आ गई है। मोदी जी तो अभी लाओस में यात्रा कर रहे हैं, 2 दिन बाद जब वो लौटेंगे तो देश में उनको किस तरह के हाल देखने मिलेंगे, उनको जानकारियां तो अभी भी सब पहुंच रही होंगी, लेकिन क्या जब तक वो लौटेंगे तब तक कुछ और बड़ा यहाँ पर बदलाव हो सकेगा, ये सारी बातें आज इन्हीं पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, आप लोगों ने भी इस पर चर्चा की कि किस तरह से अखिलेश यादव को उनको रोका गया जेपी की मूर्ति पर माला चढ़ाने से, और हवाला दिया गया कि भाई वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जिस तरीके से मतलब ये पूरी तस्वीरें भी और वीडियो भी मौजूद हैं, सारा कुछ इंटरनेट पर मौजूद है कि कैसे वहां पे रातों रात पूरी बैरिकेडिंग भी हो रही है और टीन की दीवारें भी लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव वहां न पहुंच सके। लेकिन क्या इस तरह से लोकतंत्र में आप किसी को रोक सकते हैं, कि बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव ने उसका जवाब दे दिया, उन्होंने बता दिया कि हम किसी भी किस्म की तानाशाही से नहीं रुकेंगे। आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने ये लिखा है कि ये है भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल, श्रद्धांजलि न दे पाए जनता इसलिए उठा दी गई दीवार। एकदम पोएटिक अंदाज में उन्होंने लिखा और ये भी लिखा कि भाजपा ने जो रास्ता बंद किया वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने आज कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, पहले उसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है।
समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। त्योहार की भी याद दिला दी अमरेंदु जी अखिलेश यादव ने, और इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को उनके स्वाभिमान की भी याद दिला दी। एक तरह से उनके स्वाभिमान को ललकारा है कि सोच लीजिए आप कहाँ हैं। शब्द दूसरे हो सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ यही था कि आप भी इसी जेपी आंदोलन से निकले हैं, और देख लीजिए कि आज जेपी के मूर्ति पर माला चढ़ाने से हमको कैसे रोका जा रहा है, तो आपका वहां पर होना गलत है। ये बात उन्होंने याद दिलाई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आज बीजेपी के लिए कुछ और भी कठोर शब्द कहे। क्या कुछ कहा है एक बार सुन लेते हैं, फिर और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर जय प्लस सुरक्षा में हमें खतरा है तो हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था। ये जो सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है, यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में, और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का था तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है, इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं लोग। नहीं, मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करोगे कि महापुरुषों का सम्मान करें? वो उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और मालेपड़ कराती वहां जाकर। अमरिंदु जी, यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक तो जो बीजेपी के चेहरे की बात की कि उस पर विनाशकारी भाव रहते हैं, हाथों में जो रेखाएं हैं विनाशकारी रेखाएं हैं, कुछ बना नहीं सकते, हमेशा बिगाड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने भी अभी हरियाणा चुनाव में यही कहा था कि हमेशा चिढ़े हुए रहते हैं, एकदम गुस्से से ही देखते रहते हैं, मुस्कुराते नहीं है। तो बीजेपी का जो चेहरा है उसको अब नए तरीके से ये जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो उसको सामने ला रहे हैं जनता के बीच। दूसरी बात ये कि जेपी के मूर्ति पर या उनको वहां सेंटर पर जाने से रोककर, क्योंकि मतलब आराम से जाने देते, अखिलेश यादव माला चढ़ाकर लौट आते, दो चार उनकी बाइट्स आ जाती, वो थोड़ा और बोल देते पीटीए के बारे में, थोड़ा और बीजेपी सरकार की आलोचना कर देते, बात खत्म हो जाती। जितना मीडिया को दिखाना होता दिखाता, नहीं दिखाना होता नहीं दिखाता। और इसके पहले भी क्योंकि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे बुलडोजर की बात को लेकर, किसी दलित या लड़की पर अत्याचार को लेकर, अखिलेश यादव बयान देते हैं, बात आई गई हो जाती है। क्योंकि मीडिया को जितना प्रमोट करना होता है किसको, वो जान रहा है और वो उस तरह से वो करता है। और बीजेपी कहाँ बातों को दबाना है वो भी अच्छे से जानती है, वो दबा देती है। लेकिन आज ये जो बीजेपी ने बिना बात, यानी इसको क्या ये बोल सकते हैं, आ बैल मुझे मार, या जेपी के शब्दों में कहूं जो उन्होंने शायद इंदिरा गांधी के लिए कहा था जब उनको गिरफ्तारी का आदेश दिया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या यहाँ पर बीजेपी ने वही काम किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि? कि क्यों तुमने बैठे बैठाए एक मसला दे दिया कि आज दिन भर अखिलेश यादव छाए रहेंगे। मतलब अभी चर्चा बहुत दूसरी हो सकती थी, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत, नायब सिंह सैनी 15 तारीख को शायद खबर है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मतलब बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल जिस तरह अखिलेश यादव को एक बिल्कुल फोकस मिल गया, और वहां पर जो यूपी में आज लखनऊ में हम हंगामा देख रहे हैं, क्या ये बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? बहुत सारे मुहावरे लगातार एक के बाद एक निकल रहे हैं बीजेपी के लिए आज, जिससे समझ में आ रहा है कि उसने अपना नुकसान करा लिया। क्या लगता है आपको? समिता जी, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने अपना नुकसान निश्चित तौर पर करा लिया, चूँकि आज उसने फालतू में ज़्यादा माइलेज अखिलेश यादव को दिलवा दी, चूँकि ये शांति से काम हो सकता था। और जाहिर सी बात है कि जेपी के प्रति अखिलेश यादव की भावना समझी जा सकती है, उनका लगाव समझा जा सकता है, और कोई भी समाजवादी जो है उसका जेपी या लोहिया के प्रति लगाव आसानी से समझा जा सकता है। और वो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से गोडसे के प्रति बीजेपी के लोगों का समझा जा सकता है भाव,
तो उससे ज़्यादा भाव जो है वो समाजवादियों का जेपी और लोहिया के प्रति समझा जा सकता है। तो ऐसे समय में आपको अखिलेश यादव को वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए था। तो ये आपने एक तरीके से नई मुसीबत मोल ले ली और एक नया आपने अवसर अखिलेश यादव को उपलब्ध करा दिया कि अखिलेश यादव आपके ऊपर हमला करें, उस बीजेपी की सरकार के ऊपर हमला करें, जो अखिलेश यादव ने किया भी। लेकिन अखिलेश यादव ने, बीजेपी को ये शायद आशा नहीं रही होगी कि ये करने के बाद अखिलेश यादव सीधे सीधे नीतीश कुमार को लपेटे में ले लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन की ही उपज है। नीतीश कुमार आज जो भी कुछ है वो जेपी के आंदोलन की वजह से ही हैं और उसी से निकल कर आए हैं जेपी, और लालू प्रसाद यादव भी जेपी के आंदोलन से ही निकल कर आए थे। मुलायम सिंह यादव जेपी के आंदोलन से नहीं निकले थे। मुलायम सिंह यादव डॉक्टर लोहिया के समय में ही राजनीति में आ चुके थे, अच्छे तरीके से आ चुके थे, और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की देन है मुलायम सिंह यादव। लेकिन जेपी के प्रति अनुराग समाजवादियों का अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो अगर बीजेपी ने ये करने की कोशिश की कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें इस तरीके से कोई फूट डाली जाए कि जेपी के नाम पर वो जा रहे हैं माल्यार्पण करने के लिए, और फिर आपातकाल की याद दिलाई जाए, जैसे बीच में कोशिश की थी, प्रस्ताव पारित कराया गया आपातकाल को लेकर ओम बिरला के ज़रिए लोकसभा में, राष्ट्रपति जो थी आपातकाल को बोली, और फिर आपातकाल की बरसी मनाई गई, और फिर जिस तरीके से याद किया गया, तो वो बूमरैंग किया। और ये अखिलेश यादव ने मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया कि एनडीए में टूट फूट जो है वो कराई जाए, और एनडीए में ये बातें की जाएं कि अगर आप अपने को जेपी का शिष्य कहते हैं नीतीश कुमार जी, तो आपको इस सरकार को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जेपी की प्रतिमा पर समाजवादियों को आप माल्यार्पण नहीं करने दे रही। तो एक बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन इसके जरिए हो सकता है शर्मिष्ठा जी, बीजेपी ने ये चाल भी चली हो कि लोग इधर जुट जाएँ, और फिर अखिलेश यादव को जिस तरीके से रोका जा रहा है तो पूरा इंडिया गठबंधन इस तरफ एकजुट हो जाए, और ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, और हरियाणा में जो धांधलियाँ हुई हैं चुनाव में, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उससे ध्यान मोड़ा जाए। लेकिन वो ध्यान मोड़ा नहीं किसी भी तरीके से, बल्कि दो मुद्दे खड़े हो गए कि आप समाजवादियों को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोक रहे हैं, और उधर ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र से जो खबर आई है, संजय राउत ने जिस तरीके से हमला बोला है, तो वो इस तरीके से स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन कोई भी आपकी जो डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी है, मतलब बीजेपी की मुद्दों से भटकाने की, उसमें फंस नहीं रहा है। अभी तक जो चल रहा था, इस अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, जीती हुई बाजी, कांग्रेस हार गई, और कांग्रेस की अपनी कमजोरियां, वो भी काम नहीं आया। इंडिया गठबंधन समझ गया अच्छे तरीके से कि ये कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं आ रही है, ये किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी, संवैधानिक संस्थाओं के जरिए ये जीती हुई जीत जो है वो उसके मुंह से छीनी गई है, वो अच्छे तरीके से समझ गया, और वो ये समझ रहा है कि ये काम आप आगे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए वो एकजुट हो गया। तो बीजेपी की ये रणनीति जो है वो बूमरैंग कर गई। और उधर जैसा कि आपने शुरू में बताया कि अजीत पवार किस तरीके से निकल गए, तो ये साफ तौर पे घबराहट जो है वो एनडीए की सामने आ गई है खुलकर, कि एनडीए में दरारें पैदा हो रही हैं। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल, आपने संजय राउत का जिक्र किया। हमारे पास संजय राउत का वो बयान भी है जिसमें वो कह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो चूना लगाता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने तो सबूत दे दिए हैं, मतलब कांग्रेस ने, और राहुल गांधी का नाम लिया संजय राउत ने, तो उसमें ये है कि उन्होंने तो दे दिया, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा। और उन्होंने एक बहुत अहम सवाल ये उठाया कि 0.6% का अंतर है दोनों के, कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में, लेकिन उसके बाद इनकी एकदम से 30 सीटें कैसे बढ़ गई, और उसी 0.6 में, और इनकी कम कैसे हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से वोट शेयर में अंतर होता तभी तो सीटों का भी अंतर दिखता, लेकिन यहाँ पर कोई हिसाब जो है वो गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ी को चुनाव आयोग सुधारता या नहीं सुधारता, ये मुद्दा अभी इतने जल्दी शांत नहीं होने वाला है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, एक बार उसको सुन लेते हैं। सुप्रीम को लेके जिस तरह से एविडेंस दिए हैं राहुल गांधी ने, सब किस तरह से देखेंगे? क्या देखेंगे, यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है, और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं, जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने देंगे, ये शिवसेना ने पहले ही बीजेपी को सावधान कर दिया। और बीजेपी को क्या,
सीधे सीधे निर्वाचन आयोग के लिए ये कह दिया है कि भाई आप यहाँ पर तो आप सावधानी से काम करें, क्योंकि यहाँ हम बहुत पहले से सचेत बैठे हुए हैं। ये एक तरीके से चुनौती है, और मेरा ख्याल है कि मोदी जो है, या जो एकदम खुलकर एकदम चुनाव आयोग का जो बचाव करने उतर आए थे, वो भी इस चेतावनी को सुनेंगे। इधर महाराष्ट्र की जो बात की है, तो एक तो ये ईवीएम की गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये शिवसेना ने ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर महायुति में जिस तरह से गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अभी मैंने जो बताया कि कल यानी गुरुवार को चुनाव की घोषणा के पहले एक आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, और उस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री अजित पवार आए 10 मिनट के लिए, रतन टाटा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वो चले गए, और उसके बाद 2.5 घंटे तक मीटिंग चली, करीब 30-38 फैसले उसमें लिए गए, लेकिन एक में भी अजित पवार शामिल नहीं है। और एक अधिकारी का यह कहना है कि ये आश्चर्य की बात है कि वो इस तरह से चले गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और हो सकता है कि वो कुछ बातों से नाखुश हों। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें शायद उनकी असहमति थी, या उनसे राय मशवरा नहीं किया गया, इस बात की नाराजगी थी, और इसीलिए अजित पवार शामिल नहीं हुए 2.5 घंटे की मीटिंग में, और उनकी जो कुर्सी थी वो खाली पड़ी रही, ये जानकारी मिली है। अब अमरेंद्र जी, सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे की जो के मुख्यमंत्री उसमें, क्योंकि इन्हीं शिंदे गुट की जो शिवसेना, उनके एक जो तानाजी सावंत, मेरा ख्याल उन्होंने ये कहा था कि उनको उल्टी आती है जब अजित पवार बगल में बैठते हैं, तो उन दोनों के बीच तो ये दरार दिख ही रही है। अब बीजेपी जो है ऐसे में क्या करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सब जो चल रहा है अभी, मतलब आप इंडिया गठबंधन को तोड़ने चले थे, और आपसे अब महाराष्ट्र नहीं संभल रहा है। चुनाव के पहले अगर ये हाल है कि आप कैबिनेट मीटिंग में भी सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, या फैसले एकजुट होकर नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या इनका असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा? देखिए समिता जी, निश्चित तौर पे इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, और अजीत पवार की ये नाराज़गी जो है, ये ख़ास तौर से अब पिछले काफ़ी समय से दिखाई पड़ रही है। अभी हम लोगों ने उस दिन भी चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, और वो 1 या 2 सेकंड के लिए वो फ्लैश हुआ चेहरा अजीत पवार का, कि एकनाथ शिंदे तो जो है वो अपने सामने की तरफ देख रहे हैं, मतलब कैमरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अजीत पवार जो है वो सो रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। तो यानी समझा जा सकता है कि अजीत पवार को नींद आने लगी है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर, ये समझा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर अगर अजीत पवार को नींद आ रही है, और इधर संजय राउत जो हैं वो शिवसेना की तरफ से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में वो गड़बड़ियाँ नहीं करने देंगे जो गड़बड़ियाँ हरियाणा में हुई। और सुमित्रा जी, इसका असर चुनाव आयोग पर अब देखा जा रहा है कि उसे समझ में आ गया है कि ये चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, और अब लोग सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमला करना। अभी तक तो ये बातें की जाती थी कि आप ध्यान दीजिए, नहीं दीजिए, लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने घोषणा की कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये जो फैसला आया है, तो अगर इस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और जो कि ज़बरदस्त तरीके से साख पर सवाल खड़े हो गए। और फिर चुनाव आयोग को बुलाना पड़ा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को कि आप आकर हमसे बात कीजिए, और फिर उनसे शिकायतें ली। अब ये भी कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे या जांच करेंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग का मसला हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें उठना शुरू हो गई कि अब चुनाव आयोग पर सीधे सीधे प्रहार हो रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। संजय राउत सीधा सीधा सवाल जो उठा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि 0.6% जो है वो बीजेपी का वोट अगर ज़्यादा है तो 30 सीटें कैसे बढ़ गई? ये कौन सा गणित है जिससे 30 सीटें बढ़ जाएंगी 0.6% के उससे वोट की बढ़ोतरी से? तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं, और ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग की समझ में आ गया, और 10 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा समझी जाती थी की जाएगी महाराष्ट्र और झारखंड की, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है सूचना, मतलब घोषणा नहीं हुई है। आज शुक्रवार हो गया, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अभी तक नहीं आया है, चुनाव आयोग करेगा। कल शनिवार और इतवार है, यानी कि 2 दिन और बढ़ जाएंगे, तो ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब सोमवार तक जाके घोषणा हो सकती है। यानी चुनाव आयोग के ऊपर अब ये दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक की तरीके से काम आप मत कीजिए। आपकी प्रतिबद्धता और आपने जो आप संवैधानिक संस्था हैं, आपकी जिम्मेदारी इस देश के संविधान के प्रति है, लोकतंत्र के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी संवैधानिक दायित्व हैं, उनका आप निर्वहन कीजिए। ये अब चुनाव आयोग की समझ में शायद आ रहा है, चूँकि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है। तो समिता जी, ये तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एनडीए में जो बवाल चल रहे हैं
और इधर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत होकर अब चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले रहा है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि देश की सियासत में भारी बवाल चल रहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लपेटा है कि आप इस सरकार में बने हुए हैं, आपके दम पर ये सरकार चल रही है, और यहाँ जेपी के अनुयायियों को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव से पहले, खासतौर से हरियाणा और झारखंड के चुनाव से पहले एनडीए में जो दरारें पड़ रही हैं, ये दरारें और चौड़ी होंगी। इंडिया गठबंधन कोई मौका नहीं छोड़ेगा कि इन दरारों को और चौड़ा किया जाए, एनडीए के जो अंतर्विरोध हैं उनको और चौड़ा किया जाए, और एनडीए के जो सहयोगी हैं उनके सामने ये प्रश्न रखा जाए कि आपकी वजह से ये सरकार चल रही है और ये सरकार किस तरीके से अनैतिक काम कर रही है। हरियाणा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से भाषण दिया उन्होंने, जो आया कि साहब हिंदू को बांटना चाहती है कांग्रेस, बटेंगे तो बांटने वाले खुश होंगे, इस तरीके के सवाल आए। अब ये सवाल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान से पूछे जा रहे हैं कि क्या आपकी भी यही राय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर? अगर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो आपके दम पर बने हुए हैं, तो आप भी इसमें शरीक हैं? ये सवाल अब जो है वो पूछे जाने लगे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोगों से, समिता जी। तो ये दरारें और चौड़ी होंगी आने वाले समय में, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए जो है, दोनों में बुनियादी फर्क यही है कि इंडिया गठबंधन में तमाम जितने भी दल जुटे उनके बीच भले थोड़ी बहुत विचारधाराओं का अंतर है, लेकिन दो मुद्दे पर, मतलब एक तो ये कि भारत में लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। ये दो बातें जो हैं, ये इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एकजुट रखती हैं। दूसरी ओर एनडीए में जो लोग, मतलब जितने भी दल जुटे हैं, वो सत्ता के लालच से जुटे हैं, और सत्ता का जब लालच होता है तो फिर उसमें कहाँ का लोकतंत्र और कौन सा संविधान, ये सवाल फिर उठ जाते हैं। तो इसीलिए एनडीए में फूट, मतलब पड़ने की संभावनाएं या आशंकाएं जो हैं वो ज्यादा हैं, और इंडिया गठबंधन जब तक वो लोकतंत्र और संविधान के जोड़ से जुड़ा रहेगा, मतलब तब तक उसमें फूट डालना मुश्किल रहेगा। ये बात मोदी जितने जल्दी समझ जाए उतना उनके लिए अच्छा होगा, और ना समझे तो वो उनका नुकसान है, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन अभी हम जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अभी एकनाथ शिंदे जिस तरह की हड़बड़ी दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये कैबिनेट की कल जो बैठक हुई उसमें भी मेरा ख्याल है कुछ 30-38 फैसले लिए गए, और उसके पहले पिछले एक महीने में करीब 146 फैसले ले लिए हैं शिंदे सरकार ने। तो इससे समझ में आता है कि एकनाथ शिंदे को किसी चीज की हड़बड़ी है, या तो वो बहुत ज्यादा अपने मतलब क्रेडिट ले लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए हमने कितने काम कर लिए, कितने फैसले ले लिए, ये बताना चाहते हैं, और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि जब भी चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ये एक उनकी टैक्टिक हो सकती है। अभी ये बताया गया है कि ये जो 146 फैसले हैं उसमें कुछ अहम फैसले, जैसे गाय को राजमाता जो घोषित किया गया, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बहुत सारी परियोजनाएं, धारावी परियोजना के लिए जो अडानी समूह को जो जमीन पार्सल देना जिसको कहते हैं, मतलब बोरीवली में जहां पर अडानी के मतलब धारावी के लोगों को वहां पर पुनर्वास किया जाए, राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए निगम बनाया गया, उसका एक वो है, और इसी तरह मदरसों के जो शिक्षक हैं उनका जो वेतनमान है वो एकदम से बढ़ा दिया गया। तो इन सारे फैसलों पर आदित्य ठाकरे ने ये सवाल भी उठाया है कि शिंदे सरकार ने पिछले 2 साल में ये फैसले क्यों नहीं लिए, और ये एक महीने में ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि आपने इतने सारे फैसले ले लिए। और उधर संजय राउत ने एक वोट जिहाद को लेकर एक नया सवाल खड़ा किया। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, एक बार उसको सुनते हैं, फिर इसका आगे विश्लेषण करते हैं। कैबिनेट में ताबड़तोड़ डिसीजन लिए जा रहे हैं आचार संहिता लगने से पहले। कल मौलाना आजाद का जो कैपिटल है वो बढ़ाने की बात हुई, मदरसों में जो टीचर्स हैं ये चुनाव के पैसे बढ़ाने की बात हुई, और भी बाकी चीजें हैं, क्या कहना चाहिए? बाकी चीजें बहुत है, लेकिन चुनाव कभी भी वहां घोषित हो सकते हैं, तो ये जल्दबाजी तो होती है। केंद्र सरकार ने भी की थी, अब राज्य सरकार करेगी। तिजोरी में पैसा नहीं है, फिर भी घोषणा की बरसात, बारिश हो रही है। लेकिन जनता हमारी जो है महाराष्ट्र की इतनी मूर्ख नहीं है, उनको पता है ये कब और किस लिए हो रहा है। चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे आपने जो कहा मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट के बारे में हो, ये सब चुनाव का गणित चल रहा है। सर, जो मदरसे में टीचर्स हैं उनकी भी सैलरी बढ़ा दी है, तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या ना, लाडली बहन हो, देखिए बढ़ना चाहिए वेतन,
जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया है? आपने क्या किया, बहुत बड़ा सवाल संजय राउत का, क्योंकि ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, बहुत तरह तरह के जिहाद जो हैं ये बीजेपी ने चला दिया और हमेशा चुनाव के वक्त ये सारे शब्द आते हैं। और इससे पहले कि महाराष्ट्र में बीजेपी ये जिहाद शब्द लाए, संजय राउत ने अपनी ओर से पहले ही वो बढ़त ले ली और उन्होंने बोल दिया कि जो मदरसा शिक्षकों का जो वेतन है एकदम 6,000 से सीधे 16,000 कर दिया गया। तो एक और तो वहां पर ये लुभाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, और दूसरी ओर वहां पर हिंदुत्व का राग भी अलापा जा रहा है और वहां पर इस तरह से दरार पैदा करने की कोशिश भी हो गई है। तो ये सब जो शिंदे सरकार कर रही है या एनडीए कर रही है या ये कहें कि बीजेपी के कहने पर ये जो सारा खेल चल रहा है, इसका संजय राउत ने जिस तरह से आज खुलासा किया है, और जनता मूर्ख नहीं है, वो सब देख रही है। क्या लगता है आपको अमलेंदु जी की न केवल महाराष्ट्र की जनता बल्कि अब बिहार और झारखंड और बाकी जगह की जनता भी, क्योंकि हरियाणा में भी अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको भी नतीजों के दिन ही पता चला कि हमने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि हमने तो उनको वोट दिया नहीं लेकिन फिर भी सरकार उन्हीं की बनी। तो ये जो सारा चल रहा है कि जहां जीत गए आप वहां भी, जहां जीतने की तमन्ना रखते हैं वहां भी, बीजेपी को लेकर जितने शक इस समय जाहिर किए जा रहे हैं और जनता की ओर से जो सवाल रखे जा रहे हैं, क्या बीजेपी इसके बाद तनकर खड़ी हो पाएगी? देखिए समिता जी, ये साफ तौर पर समझाया सकता है कि एक तो मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाना, जिसको वोट जिहाद कह रहे हैं संजय राउत की, भाई क्या ये वोट जिहाद नहीं है? हम करते तो आप कहते वोट जिहाद। ये साफ तौर पर समझा सकता है समिता जी कि ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर देंगे अमित शाह जी, ये अमित शाह की घोषणा हमारी नहीं है। मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाएंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर, लेकिन ये ना तुष्टीकरण है ना वोट जिहाद है। लेकिन अगर कांग्रेस करेगी या एक शिवसेना करेगी तो ये वोट जिहाद भी होगा, तुष्टीकरण भी होगा। अभी तो याद कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, लेकिन ये तुष्टीकरण नहीं है, ये समझा सकता है। इधर समिता जी, जो एकनाथ शिंदे को जो तेज़ी दिखाई दे रही है, वो एकनाथ शिंदे एक चीज़ समझ गए हैं, खासतौर से हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद एक चीज़ उनकी समझ में आ गई कि जिस तरीके से जेजेपी साफ हो गई हरियाणा के चुनाव में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस चुनाव में साफ ना हो जाए। बीजेपी इसी रणनीति पर काम करती है, जिनके कंधों पर चढ़ती है सबसे पहले उन कंधों को ही तोड़ती है। तो एकनाथ शिंदे के कंधों पर चढ़ के बीजेपी जो वहाँ जो खेल कर रही है, एकनाथ शिंदे शायद ये समझ गए कि अब बीजेपी खेल जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ करेगी। जो खेल उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया, वही खेल अब उसी तरीके का एकनाथ शिंदे के साथ होगा। इसीलिए एकनाथ शिंदे लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और बीजेपी इसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो चुनाव से पहले एनडीए में दरार दिख रही है समिता जी, ये दरार अभी और चौड़ी होगी। चुनाव की आप घोषणा होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा एनडीए में किस तरीके से दरारें जो है ये खाई बनती हैं, ये दरार जो इस समय पैदा हो रही है। और एकनाथ शिंदे इसको समझ गए, इसलिए वो सारे फैसले तड़ातड़ लेकर ये बताना चाहते हैं कि मेरी सरकार ने ये सारे काम किए हैं। तो इसलिए अगर एनडीए से अलग भी होना पड़े या एनडीए के साथ भी रहे, तब भी वो उनके लोग ज़्यादा जीत कर आए, ये वो बता सकें और ये काम कर सकें। एनडीए में उनका दल जो है वो बड़ी ताकत बनकर आए। अभी तो सीटों का बंटवारा होना, कोई घोषणा नहीं हुई है, तो सीटों के बंटवारे को लेकर क्या झगड़े होते हैं। अजीत पवार चुनाव तक रहते हैं एनडीए में, नहीं रहते हैं, ये भी देखना होगा। जिस तरीके से वो छोड़ के जा रहे हैं बैठकों को और जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के फैसलों पर, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है प्रधानमंत्री की जो योजनाएं की घोषणा होती है उसमें सो रहे हैं अजीत पवार। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ज़बरदस्त दरारें एनडीए में महाराष्ट्र में खासतौर से पड़ चुकी हैं। तो अब ये दरारें कब खाई बनती हैं, चुनाव की घोषणा से पहले या चुनाव की घोषणा के बाद, ये आने वाला समय बताएगा समिता जी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में तो दरारें दिखने शुरू हो गई हैं। और उधर जिस पर हमने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो चर्चा की कि नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव ने एक जो दांव खेल दिया, मतलब बीजेपी को बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रही होगी कि हम वहां पर जेपी सेंटर के बाहर हम इस तरह से नाकेबंदी करेंगे, अखिलेश यादव को रोकेंगे तो इतना हंगामा खड़ा होगा
और इतने हंगामे के बाद एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाएगा जिस पर बचाव करते बीजेपी को बनेगा नहीं, या वो इस मुद्दे को संभाल नहीं पाएगी। क्योंकि अब नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये आ गई है कि वो अखिलेश यादव की बात का जवाब दें, क्योंकि ये सीधे सीधे उनके अस्तित्व, उनकी विचारधारा, उनके सम्मान, उनके राजनीतिक करियर सबको एक तरह से ललकारा है अखिलेश यादव ने कि सोच लीजिए आप कहाँ हैं, किन लोगों के साथ हैं। और इधर नीतीश कुमार का तो अब क्या जवाब आता है, वो कुछ बोलते हैं या चुप रह जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत बड़े राजनेता इस तरह से हैं कि वो कब क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बीजेपी को ये डर लगा होगा। उधर जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया था, अब वही किस तरह से नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं, इसका एक उदाहरण आया 2 दिन पहले सामने, जब उन्होंने ये कहा कि जो नीतीश कुमार की एक परियोजना जो है गंगा उद्भव योजना, इस पर उन्होंने सवाल उठाए कि इस काम के लिए आपने 700 करोड़ का बजट बनाया और 6000 करोड़ की लागत से आपने गंगा का पानी लाया। तो वहां पर वो बता रहे हैं कि इतने 700 की बात है और 6000 करोड़, मतलब कितना फर्क है। और उसके बाद भी क्या इस इलाके में, गया वाले इलाके में पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो गई? और वो खुद कह रहे हैं कि कोई कहे ना कहे, मैं तो कह सकता हूँ कि पानी की पूर्ति नहीं हुई। यानी सीधे सीधे नीतीश कुमार की एक योजना और सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का जो उस पर विचार चल रहा, उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी मोर्चों पर अच्छा काम किया, लेकिन भूमि सुधार का काम ठीक नहीं है। हमने विधानसभा में भी उस मुद्दे को उठाया था कि पर्चे की 70% जमीन पर राजद के लोगों का कब्जा है, बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। नीतीश कुमार अगर इस काम को ढंग से निपटाएंगे तो हम भी भारत रत्न की अनुशंसा और समर्थन करेंगे। यानी यहाँ पर वो बता दिया कि भारत रत्न जैसा एक जो सबसे बड़ा सम्मान है, वो भी किस तरह लेन देन होती है। एक तो जीतन राम मांझी ने इस बात को यहाँ पर खोल दिया, और दूसरी बात उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार की कमियां भी गिना दी और चिराग पासवान को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस ही ले सकते हैं। उनके जाने के बाद दलितों के लिए आवाज उठाने के मामले में शून्यता आ गई है। रामविलास पासवान के जाने से जो रिक्ति आई है उसे पारस बाबू पूरा करेंगे। ये एक नए किस्म की अब ये राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई, क्योंकि चिराग पासवान अभी तो जगह जगह इंडिया में घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि वो दलितों के कितने बड़े नेता हैं और कितना वो अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। और यहाँ जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया कि दलितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है और जो कोई करेगा वो पशुपति पारस ही करेंगे। क्या कहेंगे अमलिंदु जी? जो महाराष्ट्र की तो चर्चा हमने कर ली, वहां पर हाल बुरे हैं, बिहार में भी क्या हालत अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी नहीं है सुमित्रा जी, बिहार में भी हालत अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी ने एक और घोषणा कर दी है कि उन्होंने झारखंड के चुनाव में 10 सीटें एनडीए से मांगी हैं और वो उन्होंने कहा है कि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे झारखंड में। तो अब झारखंड में भी 10 सीटें चाहिए हैं जीतन राम मांझी जी को एनडीए से। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी सीटें किसको चाहिए है, और झारखंड में भी चल रहा है। इधर चिराग पासवान भी अमित शाह से मिल चुके हैं, झारखंड में अपना क्लेम कर चुके हैं। नीतीश कुमार सरयू राय को साथ ले चुके हैं, वो भी अपना क्लेम कर चुके हैं झारखंड में, उनको भी चुनाव लड़ना है। तो अब ये एनडीए के अंदर टूट फूट जो हो रही है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि अब बीजेपी को, अगर आप एनडीए चला रहे हैं, अगर आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो आपको चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, नीतीश कुमार को, और साथ साथ जीतन राम मांझी ने कह दिया पशुपति पारस को, इनको भी आपको अब झारखंड चुनाव में सीटें देनी पड़ेंगी। ये सीधी सीधी बात आ गई। तो अब ये टूटन एनडीए में बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे चुनाव की घोषणा नज़दीक आती जाएगी या चुनाव की घोषणा होगी, ये टूटन हमको एनडीए में साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी, और घटक दल जो हैं वो अब बीजेपी पर दबाव अपना बढ़ा देंगे और मोदी जी के सामने मजबूरी होगी। देखिए समिता जी, एक तो जो जिस तरीके से मैं फिर कहूँगा कि हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद एनडीए में जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं ये ज़्यादा सतर्क हो गए हैं कि बीजेपी इनके साथ खेल कर सकती है। तो ये सब ज़्यादा दबाव बना रहे हैं कि अब फैसला कर लो भैया, अगर साथ में जाना है, सरकार अगर केंद्र की चलानी है, तो जो हरियाणा में किया है खेल, ये खेल यहाँ नहीं चलेगा। ये खेल अब झारखंड में और हरियाणा और बिहार में नहीं चलने देंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे। ये साफ तौर से जो एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, ये उन्होंने बीजेपी को एक तरीके से कहा जाए वो खुली चेतावनी दे दी है कि जो आपने हरियाणा में खेल किए हैं वो खेल आप इन राज्यों में नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको केंद्र की सरकार चलानी है तो हमारी जो मांगे हैं उन पर आपको काम करना पड़ेगा और हमको हिस्सा देना पड़ेगा इन राज्यों में भी। ये उनकी तरफ से साफ आ गया है। यानी जो बीजेपी सोच रही है कि वो अपने दम पर इन राज्यों में खेल कर ले जाएगी, वो खेल नहीं कर पाएगी, चूँकि फिर इसका प्रभाव सीधे सीधे केंद्र की सरकार पर पड़ेगा।
ये दबाव अब बढ़ना शुरू हो गए और बीजेपी के सामने चुनौतियां हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी के सामने बढ़ी हैं, कांग्रेस के सामने नहीं बढ़ी हैं। कांग्रेस के सामने चुनौतियां और कम हो गई चूंकि लोगों को समझ में आ गया और सतर्क हो गया इंडिया गठबंधन की ये बीजेपी क्या क्या खेल चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर सकती है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े दिखाई दिए और चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी जयराम रमेश को वापस लिखी है उससे साफ समझ में आने लगा कि क्या चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कोई दुरभिसंधि है। ये सवाल उठने लगे और विपक्ष इस सवाल को लगातार उठा रहा है। तो ये चीज़ें अब एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई हैं, इंडिया के लिए रास्ता और आसान दिखाई पड़ता है। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, हरियाणा चुनाव के बाद जो नुकसान जिसकी कल्पना की होगी बीजेपी ने कि कांग्रेस को हो जाएगा और उसके बाद आने वाले दूसरे जो चुनाव हैं उनमें उसको नुकसान होगा, तो ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि अब ये हो रहा है कि जो सहयोगी दल हैं वो भी एक तरफ संभल गए हैं और दूसरी तरफ जनता के बीच भी कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर जो है वो उठ सकती है कि राहुल गांधी जितने ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, जिन मुद्दों को हमारे लिए जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके बाद इस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, तो उसका बदला हो सकता है कि हरियाणा में ना सही तो अब जहां पर मतलब महाराष्ट्र या झारखंड या अगले साल जो दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है और इसमें फिर बीजेपी किस तरह अपने नुकसान की भरपाई करेगी इस बारे में सोच लेना चाहिए मोदी को और उनके जितने भी चाणक्य हैं या रणनीतिकार हैं जो भी कुछ हैं उन लोगों को अब इस पर विचार कर लेना चाहिए। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी ने जीत अगर हासिल कर ली तो भी उसके खाते में अभी खुशियां नहीं आई हैं, बल्कि अब आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे उसको आगाह हो जाना चाहिए, क्योंकि देश की सियासत में भारी बवाल हो चुका है और चुनाव से पहले ही एनडीए में दरार दिखने लगी है। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना।